गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है हमें कि आप अभी अब लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में अच्छा समय बिता रहे होंगे और इन क्लासेस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको को रिलेशन के बारे में बताया था, को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। तो उसमें मैंने दो सब्जेक्ट के साथ हिस्ट्री का को रिलेशन बताया था। पहला था लिटरेचर के साथ और दूसरा था पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका अगला पॉइंट करेंगे, इतिहास का भूगोल के साथ सहसंबंध, को रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद ज्योग्राफी। तो इतिहास और भूगोल में इतना गहरा संबंध है कि इतिहास का अध्यापक भूगोल का अध्यापक भी होता है और दोनों विषय समाजशास्त्र के अंग हैं। इतिहास अतीत से संबंधित है और भूगोल वर्तमान से। तो मानव जिस जिस जगह पर गया और उसने जीवन बिताया, इसका वर्णन इतिहास है और उसके वर्तमान रहन सहन और जीवन के लिए सामग्री जुटाने का वर्णन भूगोल है। यानी अभी वो उसका रहन सहन कैसा है और कैसे जगहों पर रह रहा है, पहाड़ी इलाकों में या मैदानी इलाकों में, और कैसा जीवन बिता रहा है, ये भूगोल का विषय है। तो भूत और वर्तमान का फर्क होते हुए भी दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक के ज्ञान के बिना दूसरे का ज्ञान अधूरा है या मुश्किल है। इतिहास स्थल और काल दोनों से संबंधित है, दोनों के आधार पर चलता है और स्थल का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें भूगोल से मिलता है। तो इसलिए भूगोल को इतिहास का आधा आधार मानना चाहिए। काल के अनुसार वर्णन इतिहास है और समय या काल के अनुसार वर्णन इतिहास है और स्थान के अनुसार वर्णन भूगोल है। तो इन दोनों में हम बड़ी आसानी से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। जैसे विभिन्न देशों में भी मनुष्यों ने जो कुछ किया उसके भौतिक या प्राकृतिक वातावरण के कारण हुआ। यानी जो भी युद्ध हुए हैं वो भी ज्यादातर भौगोलिक कारणों की वजह से हुए हैं, या जिस जगह पर वो लोग बसे, जहां सभ्यताओं का विकास हुआ, उसका कारण भी भौगोलिक परिस्थितियां ही थी। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक का विकास का आधार भूगोल है। जो भी धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन हुए हैं वे सब भौगोलिक कारणों का ही परिणाम है। जितने भी कई, जैसे एक राजा दूसरे राजा पर प्राचीन काल में आक्रमण करता रहा है, वो भी उसके राज्य को हड़पने के लिए या उसकी प्राकृतिक धन संपदा को हड़पने के लिए ही करते थे। तो इसके लिए कांट ने कहा है, समय के अनुसार वर्णन इतिहास है और स्थान के अनुसार वर्णन भूगोल है। भूगोल इतिहास को आधार प्रदान करता है। इन दोनों विषयों में हम बड़ी आसानी से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि इतिहास भूगोल का हिस्सा बन जाएगा, मगर इतिहास भूगोल का हिस्सा नहीं है। दोनों विषयों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। जिस तरह भूगोल में ऐतिहासिक तत्व होता है, उसी तरह इतिहास में भौगोलिक तत्व होता है। उदाहरण के लिए, अगर शिवाजी के सफलता के कारणों के बारे में बताना है तो उसके भौगोलिक कारणों पर प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही शिवाजी को जीतने में हमेशा मदद मिलती रही है। वो पठारी इलाके से युद्ध करते थे या छुपकर युद्ध करते थे, तो उनके फौजियों की संख्या कम होने पर भी उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। तो इसी तरह से जब तक हम दोनों में समन्वय नहीं करेंगे, तब तक हम दोनों का शिक्षण सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। विदेशी भी हमारी भौगोलिक परिस्थितियों से ही आकर्षित होकर यहाँ आक्रमण करते रहे हैं। उसी तरह से सभ्यताओं का विकास भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसी जगह पर हुआ जहाँ उनको रहने की सुविधाएं थी। जैसे नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है, प्राचीन सभ्यताओं का, सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, क्योंकि वहां पर नदियों के होने से उनको जीवन यापन करने में आसानी हुई।
तो इस तरह से इतिहास और भूगोल दोनों ही एक दूसरे से बहुत हद तक समन्वित हैं। दोनों में हम सहसंबंध स्थापित करके पढ़ा सकते हैं। तो अब आइए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री correlation of history with geography. So history and geography are most ultimately related. Both are twins, and one stress time, other stress space. Historical facts can serve as a good basis for arousing interest for geographical studies. Immanuel Kant has said, the descriptive according to time is history, and that according to space is geography. History differs from geography only in consideration of time and area. History is narrative, geography is descriptive. Geography and history fill up the entire circumstances for our perceptions. Geography that of space and history that of time. So both are allied subjects and both are interrelated or correlated. No history of a people or a country could be completed without some reference to space, nor can a geographical account be intelligible studied without reference to development in time. Relationship between these two important subjects of human knowledge has come to be emphasized as an important part of school curriculum. If we take the case of Indian history, especially we learn how her geographical perspective affected the events of history. Its vast dimensions, its varied physical features, high mountain ranges, lofty plateaus, and fertile plains and rivers have affected the course of her history. Because due to these geographical conditions, historical events take place. History of different countries of the world also highlights the interdependence of historical and geographical factors. The expansion of French and English colonies in America was directly controlled by geographical setting of that land. Our civilization had also developed near river banks because it was geographical condition that helps people to spend life there. So both history and geography become common claim on the equipment and aids of teaching. Example, map, pictures and atlas are used in the teaching of two subjects. दोनों ही विषयों में पढ़ाने की शिक्षण सामग्री भी लगभग समान है, जैसे कि मानचित्रों का प्रयोग, ग्लोब का प्रयोग और चित्रों का प्रयोग दोनों ही में हम करते हैं। एक ही तरह के चित्रों का प्रयोग हम दोनों में ही कर सकते हैं। और it is necessary that both taught in relation to each other. तो इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ाना ही ज़्यादा अच्छा है। अब आइए इतिहास और अर्थशास्त्र। इतिहास का सहसंबंध अर्थशास्त्र के साथ। अर्थशास्त्र के साथ इसका क्या सहसंबंध है? तो इतिहास को मानव सभ्यता का कोश कहा जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण होता है, यानी सभी तरह के जीवन का विश्लेषण होता है। और मैंने डेफिनेशन में आपको एक बताया था, जोन्स की डेफिनेशन, तो उसको याद करिए थोड़ा। जोन्स ने कहा था कि इतिहास जीवन के वास्तविक अनुभवों का भंडार है और आज का युवक इतिहास का अध्ययन इसलिए करता है जिससे वो प्रजाति के अनुभव से लाभ उठा सके। इसी तरह अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं पर जोर देता है। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है और मार्शल के अनुसार जीवन की सामान्य दशाओं के बीच मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है।
तो ये उन व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों की छानबीन करता है जिनका भौतिक सुखों के साधन की प्राप्ति और उपयोग से गहरा संबंध है। भौतिक सुख से मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से कमाते हैं और कमाने के बाद किस तरह से उसे खर्च करते हैं, कैसी अपनी हम ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इस तरह दोनों शास्त्र मानव का अध्ययन करते हैं, दोनों ही इंसान से जुड़े हुए हैं, इंसानों का ही अध्ययन करते हैं, दोनों मनुष्य का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहास में मनुष्य के आर्थिक क्षेत्र के अलावा उसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है, उसके दूसरे कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र सिर्फ उसकी आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र सिर्फ उसके आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अध्ययन है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के पास हैं। इतिहास शिक्षक जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करे तो उसे अर्थशास्त्र से उसका संबंध कायम करना चाहिए। हम प्राचीन काल में मानव के विकास का अध्ययन इतिहास में करते हैं। मानव का विकास कैसे हुआ, और मानव का विकास उसकी आर्थिक क्रियाओं से ही जुड़ा हुआ है। कमाने के लिए वो कहाँ पर बसा और कैसे उसने अपना जीवन यापन किया, किस तरह से अपनी ज़रूरतें पूरी की, ये अर्थशास्त्र का विषय है। लेकिन ये इतिहास का भी विषय है कि प्राचीन काल में उसने किस तरह से कमाया, कैसे अपना जीवन यापन किया। तो यहाँ पर इसका एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि भारत में समय समय पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं, तो वो भी आर्थिक कारण से ही हुए हैं। यहाँ भारत आर्थिक रूप से इतना संपन्न था, इतनी धन दौलत थी कि ये विदेशियों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है, और विदेशी यहाँ आक्रमण करके यहाँ की धन दौलत लूट कर ले जाते रहे हैं। तो ये आर्थिक घटनाओं के पीछे, ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे आर्थिक कारण रहे हैं। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इतिहास और अर्थशास्त्र का सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, मैं अपने हर लेक्चर में दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट्स दोनों लैंग्वेज के हैं। कुछ स्टूडेंट्स प्योर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, कुछ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं। तो दोनों में 2 बार रिपीटिशन हो रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक दूसरे को दोबारा जब रिपीटिशन हो रहा है तो उसको वो समझ सकता है, या इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी वाला भी सुनिए, आप दोनों को सुनकर आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट ऑफ मैन्स हेरिटेज, हिज हिस्ट्री। इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ विच डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, एंड ऑल द एक्टिविटीज हैव टू बी studied in relation to man. So history also describes the story of man. Economic describe the activities of production and consumption in relation to man. Both are related to man. History describe the social matter of all economic activities. History describes the social nature of all economic activities. It enlightens us to how man adapted himself to occupations and social situations. In different parts of the world, in different parts of history, and in different time also. So the history of past economic events throws an important light on the present economic policies and helps in the formulation and verification of various economic laws and theories. तो अतीत के इतिहास से या पास्ट हिस्ट्री से हमको इस बात में हेल्प मिलती है, या इकोनॉमिस्ट को या गवर्नमेंट को आज की आर्थिक नीतियां और सिद्धांतों को बनाने में अतीत के इतिहास के अध्ययन से उनको बहुत सहायता मिलती है। उनको दिस हिस्ट्री हेल्प्स देम टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स एट प्रेजेंट। तो history of the past economic event throws an important light
light on the present economic policies and helps in formulation and verification of various economic laws and theories. So the economic prosperity of India had been attracting invaders, and these have determined the course of her history. These were the cause of the occurrence of the historical events. So the result is that it is obvious that both are interrelated. So in this way we can correlate history with economics. So for today that's all, students. Thank you.